बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वो कैसे, तफसील बताओ, जॉन मैकेंजो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जनाब, एक मालबरदार लॉन्च आवा भी जाती है। ये बाकायदा हुकूमत से मंजूर शुदा है। हर हफ्ते एक चक्कर लगता है। उसमें ज्यादातर झींगर मछलियाँ और छोटा सामान होता है। उसकी बाकायदा चेकिंग होती है। ये लॉन्च कल सुबह जा रही है। मैं खुद लॉन्च का मालिक हूँ। मैं आपके आदमी को रात मछलियों की कश्ती में समंदर के अंदर भिजवा दूंगा। जब लॉन्च चेक होकर यहाँ की समुद्री हदूद से काफी आगे निकल जाएगी तो मछेरे की कश्ती लॉन्च से आ मिलेगी और फिर आपका आदमी उसमें मुंतकिल कर दिया जाएगा और कश्ती हस्बे दस्तूर वापस आ जाएगी। इस तरह आपका आदमी आसानी से निकल जाएगा। जगोर ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन अवाबी में भी तो लॉन्च की चेकिंग होती होगी? जॉन मैकेंजो ने पूछा। जी हाँ, बाकायदा होती है, लेकिन वहाँ भी यही सिलसिला होगा। आपका आदमी इस तरह कश्ती के जरिए वहाँ के मछेरों की बस्ती में पहुंच जाएगा, चेकिंग स्पॉट से पहले ही। अब आपसे क्या छुपाना, हम इसी तरह स्मगलिंग करते हैं और आज तक महफूज हैं। जगोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुड तरीका, मुझे पसंद आया है। सादा और आसान, जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा सकती। लेकिन इस आदमी के साथ मैं भी होऊंगा और तुम्हारी लॉन्च में मौजूद दूसरे अफराद का मुंह कैसे बंद होगा? जॉन मैकेंजो ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। लॉन्च का अमला मेरा काबिल एतमाद अमला है। अगर आप कहें तो इस टूर में जगोर खुद भी साथ चला जाएगा ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ही पैदा ना हो। जगोर ने जवाब दिया। गुड, अब बोलो कितनी रकम लोगे? जॉन मैकेंजो ने मुतमईन लहजे में कहा। जनाब, मैं अब तक तो यही सुनता आया हूँ कि CIA बड़े मुआवजे देती है। तमाम सिलसिला आपके सामने है, आप खुद ही बता दें। जगोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो शायद CIA के हवाले की बिना पर इंतहाई मरूब हो चुका था। आप CIA से हटकर आम हालात में इस काम का क्या मुआवजा लेते? जॉन मैकेंजो ने पूछा। 1 लाख रुपया, जगोर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपको 2 लाख रुपए अदा करने के लिए तैयार हूँ। 1 लाख की अदायगी यहाँ और दूसरे लाख की अदायगी अवाहबी में होगी, जॉन मैकेंजो ने कहा। और जगोर का चेहरा मुसरत से खिल उठा। उसने शायद 1 लाख रुपया भी अपने तौर पर बहुत बढ़ाकर बताया था, जबकि उसे यकलख्त 2 लाख की ऑफर हो गई थी। ठीक है जनाब, मुझे मंजूर है, जगोर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, तुम मुझे वो जगह बता दो जहाँ इस आदमी के साथ मैं पहुंच जाऊं, और वक्त भी, अदायगी वहीं हो जाएगी, जॉन मैकेंजो ने कहा। आप डॉल्फिन बीच से शुमाल मशरिक की तरफ तकरीबन 10 मील के फासले पर मौजूद मछेरों की बस्ती जाबी गोट पहुंच जाएं, ज्यादा से ज्यादा शाम 7 बजे तक। मैं खुद वहां मौजूद होऊंगा, जगोर ने जवाब दिया। मैं तो इस जगह को जानता नहीं, मेरा आदमी इस वक्त समंदर में ही मौजूद है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे साथ चलो, किसी लॉन्च का बंदोबस्त कर दो ताकि मैं तुम्हारी रहनुमाई में वहां पहुंच जाऊं? शाम होने में अब कुछ ज्यादा देर तो नहीं है, जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया। समंदर में कहा? जगोर ने हैरत भरे लहजे में कहा। साहिली जजीरों में से एक पर, जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया। ओ अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे एक लॉन्च का बंदोबस्त करना होगा और बाकी इंतजामात के लिए भी मुझे कुछ वक्त चाहिए, कम अज कम 1 घंटा, जगोर ने जवाब दिया। तुम इंतजाम कर लो, मैं 1 घंटा यही गुजार लूंगा, और अगर हो सके तो मेरे लिए नए लिबास और मेकअप का सामान भी मुहैया कर दो, जॉन मैकेंजो ने कहा। बड़ी खुशी से जनाब, आपकी खिदमत करके तो मुझे खुशी होगी, जगोर ने जवाब दिया। मुआवजा तो तुम्हें मिलेगा जगोर, लेकिन मैं क्रीमिया वापस जाकर तुम्हें CIA की स्पेशल टीम में शामिल करा दूंगा। फिर इस शहर में तुम्हारी हैसियत हर लिहाज से ऊंची हो जाएगी, जॉन मैकेंजो ने कहा। और जगोर की आंखों में बेपनाह चमक उभर आई। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डेकोरा, ये आपका एहसान होगा, जगोर ने कहा और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप उधर रेस्ट रूम में आ जाइए, मैं मेकअप का सामान और लिबास अभी भिजवा देता हूँ, जगोर ने कोने में बने हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। और जॉन मैकेंजो सर हिलाते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसकी आंखों में गहरे इत्मीनान के आसार छाए हुए थे। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में खामोश बैठा हुआ था। उसकी पेशानी पर शिकने फैली हुई थी। सरदावर की गुमशुदगी एक मसला बन गई थी। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान हवाई अड्डा, बस अड्डा और रेलवे स्टेशनों की निगरानी कर रहे थे। टाइगर ने इमरान की हिदायत पर उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकाला था जिसमें जॉन मैकेंजो सवार हुआ था। उस टैक्सी ड्राइवर से सिर्फ इतना ही पता चला था कि उसने जॉन मैकेंजो को साले समंदर से उठाया था और इस कमर्शियल स्टोर के सामने उतार दिया था। उसने ये भी बताया था कि जॉन मैकेंजो ने पहले उसे नेटो क्लब आने के लिए कहा था, लेकिन बाद में अचानक इरादा बदलकर वो उस कमर्शियल प्लाजे के सामने उतर गया था। उस पर टाइगर ने नेटो क्लब जाकर छानबीन की। उसके कुछ दोस्त नेटो क्लब में मौजूद थे। उनसे पता चला कि कोई नया आदमी नेटो क्लब में दाखिल ही नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर था कि जॉन मैकेंजो ने ताकुब से बाखबर होते ही नेटो क्लब जाने का इरादा बदल दिया था। सफदर और कैप्टन शकील हार्बर और एरो क्लब की निगरानी कर रहे थे, जबकि बाकी मेंबरान को बाहर जाने वाले रास्तों पर तैनात किया गया था। इमरान के लिए सबसे बड़ा मसला सरदावर की अदम मौजूदगी थी। जॉन मैकेंजो अकेला फिर रहा था। इससे साफ जाहिर था कि सरदावर को वो कहीं महफूज जगह पर छोड़कर नेटो क्लब जा रहा था और उसी अहम जगह की इमरान को तलाश थी
साहिल समंदर के और इर्द गिर्द के इलाकों की भी छानबीन की गई थी, लेकिन वहां कहीं भी सरदावर का सुराग न मिला था। ये छानबीन भी टाइगर ने की थी। सरदावर की गुमशुदगी का भी हुकूमत को तो इल्म नहीं हुआ होगा। ब्लैक जीरो ने काफी देर की खामोशी के बाद इमरान से मुखातिब होकर कहा, जब तक हम ना बताएं हो भी नहीं सकता, और जब तक सरदावर ना मिले मैं बताना भी नहीं चाहता, वरना एक हंगामा बपा हो जाएगा। इमरान ने जवाब दिया, जॉन मकैंजो के साहिल समंदर से टैक्सी एंगेज करने से तो यही जाहिर होता है कि उसने सरदावर को वहीं कहीं ही छोड़ा है। ब्लैक जीरो ने कहा, वही करीब कोई ऐसी जगह ही नहीं है, रिहायशी केबन तक वहां मौजूद नहीं है। इमरान ने सोचने वाले अंदाज में कहा, और फिर अचानक एक ख्याल के तहत वो चौंक पड़ा। ओह, जरूर ऐसा ही हुआ होगा, मैं ख्वामख्वाह उलझा रहा। इमरान ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए पूछा। मेरी रेडीमेड खोपड़ी की बैटरी बहुत डाउन होती जा रही है, अब मुझे इसे चार्ज कराना ही पड़ेगा। इमरान ने सर झटकते हुए कहा, और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला आया। उसने ब्लैक जीरो के सवाल का जवाब ही ना दिया था। चंद लम्हों बाद उसकी कार इंतहाई तेज रफ्तारी से साले समंदर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। साले समंदर पर पहुंचकर उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर खुद तेज तेज कदम उठाता घाट की तरफ बढ़ता चला गया। चूंकि अब शाम होने वाली थी, इसलिए यहाँ तफरीह करने वालों का हजूम और भी ज्यादा हो गया था। इमरान तेज तेज कदम उठाता एक नई लॉन्च की तरफ बढ़ता चला गया। ये लॉन्च चूंकि बिल्कुल नई थी, इसलिए इमरान ने उसे इंतखाब कर लिया था। लॉन्च का मालिक साहिल पर ही खड़ा था। उसके सीने पर लॉन्च का नाम और नंबर का कार्ड चिपका था। इसी कार्ड की वजह से ही इमरान उसकी तरफ बढ़ा था। मुझे लॉन्च चाहिए, इमरान ने मालिक से मुखातिब होकर कहा। सॉरी, मैं अपनी लॉन्च सिर्फ गैर मुल्कियों को किराए पर देता हूँ, मालिक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैंने किराए की बात की है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे लॉन्च चाहिए, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। मगर क्यों? मालिक ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा। वह गौर से इमरान को सर से पैर तक देख रहा था। सैर करने के लिए, और मैंने लॉन्च का अचार तो नहीं डालना। वैसे एक बात है, अगर तुम्हारी लॉन्च का अचार डालना पड़े तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बोतल तैयार करनी पड़ेगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। एक बार मैंने कह दिया है कि मैं अपनी लॉन्च सिर्फ गैर मुल्कियों को देता हूँ, वो मुनासिब किराया देते हैं। मकामियों का तो किराए का नाम सुनते ही रंग जर्द पड़ जाता है। मालिक ने पहले से कहीं ज्यादा तहकीरामेज लहजे में कहा। मैं लॉन्च खरीदने की बात कर रहा हूँ, किराए पर लेने की नहीं, इमरान ने कहा। और मालिक इमरान की बात सुनकर बुरी तरह चौंका। आप लॉन्च खरीदना चाहते हैं? मगर मैं तो इसे नहीं बेच रहा, मालिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो मत बेचो, मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम बेचो? मैं तो खरीदने की बात कर रहा हूँ, बेचने के बारे में तो मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, इमरान ने जवाब दिया। आपको वक्त ज़ाया करने के लिए मैं ही मिला हूँ, प्लीज, मालिक ने इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर उभरने वाले आसार बता रहे थे कि वो इमरान की दिमागी सेहत के बारे में मशकूक हो चुका है। दुनिया में कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होती, सिर्फ रूप बदल लेती है, इस फलसफे पर गौर करना, इमरान ने कहा। और फिर तेज तेज कदम उठाता लॉन्च की तरफ बढ़ने लगा। अरे अरे, उधर कहाँ जा रहे हो? मालिक ने गुस्सीले लहजे में कहा। वक्त ज़ाया करने, इमरान ने मुड़े बगैर कहा और लॉन्च में दाखिल हो गया। बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ, मालिक ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बुलाओ, जल्दी करो, ताकि पुलिस के सामने ही मैं तुम्हारी लॉन्च से कोकेन बरामद कर दूं। पुलिस से ज्यादा मोतबर गवाह हमारे मुल्क में और कौन हो सकता है? इमरान का लहजा यकलख्त रख्त हो गया और इमरान के पीछे लॉन्च में दाखिल होने वाला मालिक इमरान का चेहरा और लहजा देखकर यकलख्त ठिठक गया। कोकेन, ये आप क्या कह रहे हैं? मालिक ने घबराए हुए लहजे में कहा। मैं सेंट्रल नारकोटिक एजेंसी का चीफ हूँ, समझे? गैर मुल्कियों को कोकेन बेचते हो, समंदर के अंदर जाकर सौदा करते हो। इमरान का लहजा और भी सख्त हो गया। नहीं जनाब, आपको किसी ने गलत इतला दी है जनाब। मालिक का तमाम गुस्सा और एतमाद सेंट्रल नारकोटिक एजेंसी का नाम सुनते ही भाप की तरह उड़ गया। उसका रंग अब जर्द पड़ गया था। मुझे मालूम है कि तुमने जजीरों में कोकेन छुपा रखी है, तुम गैर मुल्कियों को सैर के बहाने वहां ले जाते हो और कोकेन सप्लाई करते हो। बुलाओ पुलिस को, जल्दी करो, इमरान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब, मैंने ये काम कभी नहीं किया जनाब, आपको गलत इतला मिली है जनाब, आप हर तरह से तसल्ली कर लें जनाब, मालिक ने गिगियाए हुए लहजे में कहा। इस तसल्ली के लिए तो मैं अकेला आया हूँ, ताकि अगर तुम बेगुनाह हो तो ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन तुमने उल्टा मुझ पर ही पुलिस बुलाने का रौब झाड़ना शुरू कर दिया है, इमरान ने कहा। सॉरी जनाब, मुझे मालूम नहीं था जनाब। ये ठीक है, मैं वाकई लॉन्च गैर मुल्कियों को किराए पर देता हूँ, वो किराया ज्यादा देते हैं, मगर जनाब कोकीन वाला इल्जाम गलत है जनाब। मालिक ने अब हर लफ्ज के बाद जनाब कहना शुरू कर दिया था। अच्छा, अभी मालूम हो जाता है, मुझे जजीरे तक ले चलो, अगर तुम बेगुनाह हुए तो आने जाने का किराया भी दूंगा, इमरान ने कदरे नरम लहजे में कहा। ठीक है जनाब, अब बेशक तसल्ली कर लें जनाब, मालिक ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेजी से इंजन की तरफ बढ़ता चला गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और लॉन्च का लंगर उठाकर उसने लॉन्च आगे बढ़ा दी। इमरान बड़े इत्मीनान से साथ वाली सीट पर बैठ गया। आज तुमने कितने गैर मुल्कियों को लॉन्च किराए पर दी थी? इमरान ने पूछा। जनाब, आज तो सिर्फ एक गैर मुल्की ने लॉन्च ली थी, वो 1.5 घंटा समंदर में रहा, हालांकि उसने 2 घंटे का किराया दिया था
वापसी पर मेरी रस्सी भी कहीं फेंक दी थी, लॉन्च के मालिक ने कहा, और इमरान रस्सी का सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, उसी गैर मुल्की के मुतालिक तो हमें इत्तला मिली है, उसका हुलिया तफसील से बताओ, इमरान ने कहा, और लॉन्च के मालिक ने वही हुलिया बता दिया जिस हुलिये में जॉन मैकेंजो इमरान को टैक्सी में मिला था। और इमरान इस हैरत अंगेज इत्तेफाक पर हैरान रह गया। क्या इस बात का पता चलाया जा सकता है कि वो गैर मुल्की 1.5 घंटा कहाँ रहा? इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। नहीं जनाब, इस बात का पता तो नहीं चलाया जा सकता। क्यों? मालिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो, हमें इतला मिली है कि उस गैर मुल्की ने भारी मिकदार में कोकेन साहली जजीरों में से किसी पर छुपाई है और उसके लिए तुम्हारी लांच इस्तेमाल की गई है। हमने तो यही समझा था कि तुम भी उसके साथ मुलविस हो, लेकिन तुम कहते हो कि उसने किराए पर ली थी। इमरान का लहजा सख्त हो गया। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, आप मेरे मुतालिक कहीं से भी तसल्ली कर लें, मैं कभी किसी गलत धंधे में मुलविस नहीं रहा, मालिक ने जवाब दिया। फिर ऐसा होगा कि उसने कोकेन कहीं जजीरे में छुपाने के लिए तुम्हारी लॉन्च इस्तेमाल की होगी, लेकिन अब मसला ये है कि किस जजीरे पर? इमरान ने कहा। ये बात तो मैं बता सकता हूँ जनाब, मालिक ने चौंकते हुए कहा। कैसे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, वहाँ 12 छोटे छोटे जजीरे हैं, जिनमें से सिर्फ एक जजीरा ऐसा है जहाँ लॉन्च को लंगर अंदाज किया जा सकता है। अगर गैर मुल्की जजीरों पर गया होगा तो यकीनन उसी जजीरे पर ही गया होगा, मालिक ने जवाब दिया। ओह गुड, बस तुम उसी जजीरे पर ले चलो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसे यकीन हो गया था कि उसने सरदावर को बहरहाल ट्रेस कर ही लिया है। सरदावर को होश आया तो उन्होंने आंखें खोल दी, लेकिन काफी देर तक उन्हें समझ में ही ना आया कि वो कहाँ है। आहिस्ता आहिस्ता उनका शऊर जागता चला गया और फिर उन्हें एहसास हो गया कि वो किसी बड़ी गार में बंधे हुए पड़े हैं। उन्होंने सबसे पहले तो अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन हाथ उनकी पुश्त पर कुछ इस अंदाज में बांधे गए थे कि बावजूद कोशिश के वो उन्हें खोलने में नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने गार से बाहर निकलने की ठानी, क्योंकि उन्हें इस गार के महल वकू का पता न चल रहा था। दारुल हुकूमत के करीब तो कोई ऐसी पहाड़ी वगैरह न थी जहाँ कोई गार होती। फिर वो कहाँ पहुंच गए हैं, इसलिए वो गार से बाहर निकलना चाहते थे ताकि ये तो मालूम हो सके कि वो कहाँ है। चुनाचे उन्होंने करवटें बदल बदल कर गार के दहाने की तरफ घिसटना शुरू कर दिया। थोड़ी सी जिदोजहद के बाद वो गार से बाहर निकल आने में कामयाब हो गए। इतनी सी कोशिश से ही उनके कपड़े फट गए थे, चेहरे पर खराशी आ गई थी और सांस फूल गया था। गार से बाहर आकर भी वो हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते रहे। यहाँ हर तरफ दरख्त और ऊंची ऊंची झाड़ियां फैली हुई थी और इसके अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी कि सरदावर को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो दुनिया से बिल्कुल अलहदा किसी खिते में मौजूद हो। वो इस बात पर हैरत जता थे कि आखिर उन्हें अगवा करके कहाँ लाया गया है और अगवा करके ले आने वाले खुद कहाँ चले गए हैं, और सबसे अहम बात यह कि इस चक्कर में इमरान का क्या किरदार है। इमरान ने उसे खुद बुलाकर उस जॉन मैकेंजो के साथ भेजा और फिर जॉन मैकेंजो ने उसे रास्ते में बेहोश कर दिया और अब वो यहाँ बंधे पड़े हैं। कोई बात उनकी समझ में ना आ रही थी। इमरान पर वो किसी भी कीमत पर शक करने को तैयार न थे, लेकिन हालात बता रहे थे कि ये सब कुछ इमरान की मर्जी से ही हुआ है। काफी देर तक गार के बाहर पड़े वो यही बातें सोचते रहे। फिर उन्होंने मजीद आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक हो सकता है उन्हें कोई अमदाद मिल सके। चुनाचे वो झाड़ियों में घिसटते आगे बढ़ते चले गए और फिर काफी दूर तक घिसटने के बाद अचानक वो रुक गए। उनके कानों में ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कहीं नजदीक ही पानी की लहरें उछल रही हों। वो चल लम्हे पड़े सोचते रहे और एक बार फिर वो आगे की तरफ घिसटते चले गए। अब पानी की आवाजें वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। गो उन्हें घिसटने में बेहद तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और आगे बढ़ते ही रहे। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद वो अचानक रुक गए, क्योंकि उन्हें अब दूर से फैला हुआ पानी साफ नजर आने लग गया था और फिर उनके मुंह से एक तवील सांस निकल गया। वो अब समझ गए थे कि वो साहली गैराबाद जजीरे पर मौजूद हैं। वो कभी इन जजीरों पर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने इन जजीरों के मुतालिक सुना जरूर हुआ था। उन्हें यह भी मालूम था कि तफरीह करने वाले लांचों पर अक्सर इन जजीरों पर आते जाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने किनारे तक पहुंचने का फैसला कर लिया कि शायद कोई लांच या कश्ती गुजरती हुई उन्हें नजर आ जाए और उनकी आवाज देने पर उन्हें वहां से उठा ले जाए। चुनाचे इस बार और ज्यादा हिम्मत और तेजी से आगे की तरफ घिसटने लगे। झाड़ियों की बुलंदी अब खासी कम हो गई थी और अब उन्हें घिसटने में कदरे ज्यादा आसानी महसूस होने लगी थी। झाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गईं और पथरीली सपाट जमीन आ गई और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो किनारे के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। अब उन्हें समंदर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था और वो किनारे पर बैठे उम्मीद भरी नजरों से इधर उधर देख रहे थे, लेकिन समंदर दूर दूर तक खाली था। कहीं भी कोई कश्ती या लॉन्च नजर न आ रही थी। वो काफी देर तक बैठे उम्मीद भरी नजरों से समंदर की तरफ देखते रहे। चूंकि पैर और हाथ बंधे होने की वजह से वो खड़े ना हो सकते थे, इसलिए बैठे रहने पर ही मजबूर थे। जब काफी देर तक कोई लॉन्च या कश्ती उन्हें नजर न आई तो अचानक उन्हें एक ख्याल आया कि कहीं वो गलत साइड पर तो नहीं बैठे। हो सकता है साहिल जजीरे के दूसरी तरफ और कश्तियां उधर तक आकर वापस चली जाती हों, लेकिन दूसरी तरफ इस हालत में जाना उनके लिए बेहद तकलीफ देता। जिस तरह वो घिसटते घिसाटते यहाँ तक पहुंचते थे, उनकी वजह से भी उनका पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था
اور پھر پورا جزیرہ کراس کر کے دوسری طرف جانا انتہائی صبر آزما مرحلہ تھا، لیکن پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی نہ آیا تو وہ بھوک اور پیاس سے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، اس لیے کوشش تو کی جائے، شاید زندگی بچ جائے۔ چنانچہ وہ زمین پر لیٹ کر کروٹیں بدل بدل کر اور گھسٹ گھسٹ کر کنارے کنارے ہوتے ہوئے دوسری طرف بڑھنے لگے، کیونکہ جھاڑیوں کی نسبتاً پتھریلی زمین پر وہ نسبتاً زیادہ آسانی سے گھسٹ سکتے تھے۔ گھسٹتے گھسٹتے جب ایک بار انہوں نے کروٹ بدلی تو ان کا جسم تیزی سے نیچے کی طرف کھسکنے لگا، کیونکہ وہاں گیلی جگہ تھی۔ انہوں نے اپنے کندھے سکوڑ کر اور جسم کو چٹانوں کے ساتھ چپکا کر اپنے آپ کو روکنا چاہا، لیکن جسم تیزی سے نیچے کھسکتا چلا جا رہا تھا، اور پھر ایک لمحے کے لیے ان کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی، اور اسی لمحے میں موت انہیں اپنے سامنے مجسم طور پر نظر آ گئی۔ ظاہر ہے ہاتھ اور پیر بندھے ہونے کے بعد، اتنی بلندی سے سمندر میں گرنے کے بعد ان کے زندہ بچ جانے کا 1% بھی چانس باقی نہ رہا تھا، لیکن وہ بے بس اور مجبور تھے۔ انہوں نے آخری لمحے میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ قیامت کا لمحہ گزر گیا، اور دوسرے لمحے وہ کلبازیاں کھاتے ہوئے رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح سمندر کی پرشور لہروں میں گرتے چلے گئے۔ پھر ایک زوردار چھپاکے کی آواز سنائی دی اور وہ سر کے بل پانی کے اندر گرتے چلے گئے۔ پہلے تو وہ تیر کی طرح گہرائی میں اترتے چلے گئے، پھر پانی نے انہیں باہر کی طرف اچھالا، اور ایک لمحے کے لیے جیسے ہی ان کا جسم پانی کی سطح پر آیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کی لاشعوری کوشش کی۔ انہوں نے اپنے جسم کو اکڑا کر تختے کی صورت میں کرنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ پیر بندھے ہونے کی وجہ سے ان کی کوشش ناکام ہوئی، اور وہ ایک بار پھر پانی میں ڈوبتے چلے گئے۔ پانی نے ایک بار پھر انہیں باہر کی طرف اچھالا، اور اس بار صرف ان کا سر ہی پانی سے باہر نکل سکا، اور یہ ان کے شعور کا آخری منظر تھا۔ اس کے بعد ان کے ذہن پر تاریکی کی دبیز چادر پھیلتی چلی گئی۔ یہ تاریکی یقیناً موت کی ہی تاریکی تھی۔ جان مکینزو نیا میک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ نیا لباس بھی پہن چکا تھا، اور اب اسے آسانی سے نہ پہچانا جا سکتا تھا۔ جگور اسے میک اپ کا سامان اور لباس دینے کے بعد جا چکا تھا۔ اسے گئے ہوئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ جان مکینزو نے لباس تبدیل کرنے کے بعد میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف گھسیٹا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایرو کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اور جان مکینزو آواز سے ہی پہچان گیا کہ دوسری طرف سے بولنے والا بذات خود ہاربر ہے۔ ہاربر، میں وائلڈ بول رہا ہوں۔ جان مکینزو نے پورا نام لینے کی بجائے آدھے نام پر ہی اکتفا کیا۔ اور جناب، اب کہاں چلے گئے؟ میں تو سخت پریشان ہوں، ہاربر نے تیز اور جوشیلے لہجے میں کہا۔ کچھ حالات ایسے پیش آ گئے تھے ہاربر کہ میں تم سے رابطہ قائم نہ کر سکا۔ تمہیں اپنے آدمیوں کی ہلاکت کی اطلاع تو مل چکی ہوگی۔ مجھے افسوس ہے، وہ دونوں بالکل ہی کمزور نکلے، جان مکینزو نے اسپاٹس لہجے میں کہا۔ جی ہاں، مل چکی ہے، لیکن واقعہ کیا ہوا تھا جناب؟ دولت آباد کا ایک مشہور گنڈا بھی آپ کو پوچھتا ہوا میرے پاس آیا تھا، ہاربر نے جواب دیا۔ دولت آباد کا مشہور گنڈا اور مجھے پوچھتا ہوا آیا تھا؟ مکینزو اس اطلاع پر بری طرح چونک پڑا۔ ہاں، تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل دولت آباد کا مشہور گنڈا کوبرا آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ریڈ فاکس سے اس کا تعلق ہے، اور ریڈ فاکس نے اسے ایک اہم پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے آپ غائب تھے۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ جیسے ہی آئیں آپ کو اطلاع دے دی جائے۔ اس نے اپنا پتہ دینے سے گریز کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود فون کر کے پوچھ لے گا، ہاربر نے جواب دیا۔ اوہ، وہ یقیناً کوئی غلط آدمی ہوگا۔ ریڈ فاکس نے کبھی کسی کوبرے یا دولت آباد کا ذکر نہیں کیا۔ ویسے بھی اگر اسے کوئی پیغام دینا تھا تو وہ مجھے براہ راست دے سکتا تھا، جان مکینزو نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے جناب، ہاربر نے جواب دیا۔ کیا تم اسے ذاتی طور پر جانتے ہو کہ وہ واقعی دولت آباد کا گنڈا ہے؟ جان مکینزو نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد پوچھا۔ ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، صرف نام ہی اس کا سنا ہوا ہے، ہاربر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر یقیناً وہ سیکرٹ سروس کا آدمی ہوگا، اور اس طرح وہ تم سے میرا پتہ پوچھنا چاہتا ہوگا۔ بہرحال اب وہ خود آئی یا اس کا فون، تو تم نے اسے یہی کہنا ہے کہ میرا تم سے کوئی رابطہ قائم نہیں ہوا، جان مکینزو نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں یہی جواب دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ ہاربر نے کہا۔ سنو، مجھے فوری طور پر 2 لاکھ روپے اور ایک وسیع ہتا عمل کا ٹرانسمیٹر چاہیے۔ کتنی دیر میں بندوبست ہو سکتا ہے؟ جان مکینزو نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں جناب، ہاربر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہ دونوں چیزیں آدھے گھنٹے کے بعد ایک بیگ میں رکھ کر براسم روڈ پر موجود سٹی کمرشل سٹور کے دروازے پر کسی آدمی کو دے کر بھیجو۔ میرا آدمی اس سے وصول کرے گا۔ تمہارے آدمی نے نیلے رنگ کی ٹائی باندھ رکھی ہو، اور اس کے کوٹ کے کالر پر کوئی پھول لگا ہونا چاہیے، جان مکینزو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، پہنچ جائے گا، مگر لینے والے کی کیا نشانی ہوگی؟ ہاربر نے پوچھا۔ وہ اس سے آ کر ماچس مانگے گا۔ تمہارا آدمی جواب دے گا کہ لائٹر ہے، جس پر وہ کہے گا کہ لائٹر ہے تو پھر سونے کا ہونا چاہیے۔ جان مکینزو نے اسے فوری طور پر کوڈ نما الفاظ بتا دیے۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، ہاربر نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری رقم اور ٹرانسمیٹر کی قیمت سے ڈبل تمہیں ریڈ فاکس بھیج دے گا۔ تم فکر نہ کرو، چیزیں پہنچ جانی چاہیے، اور تعاقب وغیرہ سے اپنے آدمی کو ہوشیار کر دینا، جان مکینزو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ بے فکر رہیں، ہاربر نے کہا۔ اوکے،
जॉन मैकेंजो ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब वो मुतमईन था कि उसका मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहेगा। उसे मालूम था कि सीक्रेट सर्विस जरूर उसके मुल्क में सरदावर को रिहा कराने के लिए आएगी, लेकिन वहां के लिए उसे कोई फिक्र न थी, क्योंकि वहां उसके पास बेपनाह वसाइल मौजूद थे। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और जगोर अंदर दाखिल हुआ। पहले तो जॉन मैकेंजो को देखकर ठिठक गया, क्योंकि जॉन मैकेंजो नए मेकअप में मौजूद था। सब इंतजामात मुकम्मल हो गए? जॉन मैकेंजो ने उसे ठिठकते हुए देखकर पूछा और उसकी आवाज सुनकर जगोर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हैरत अंगेज, कमाल का मेकअप किया है आपने, मैं तो बिल्कुल ही नहीं पहचान सका। जगोर ने कहा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, इंतजामात हो गए? जॉन मैकेंजो ने स्पाट लहजे में पूछा। जी हाँ, सब इंतजामात हो गए हैं। हम यहाँ से कार के जरिए चाबी गोट जाएंगे, वहाँ लॉन्च हमारी मुंतजिर होगी। उस लॉन्च के जरिए हम जजीरे पर पहुंचेंगे, वहां से आपके आदमी को लाएंगे और उसे मछीरे की कश्ती में आप समेत समंदर में रवाना कर देंगे। सामान बरदार लॉन्च पर मैं होऊंगा और चेकिंग के बाद अंदरून समंदर आप और आपके आदमी को लॉन्च पर सवार कर लूंगा और लॉन्च आगे बढ़ जाएगी। जगोर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओके, फिर चलें? जॉन मैकेंजो ने मुतमिन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए क्लब के छोटे दरवाजे से बाहर सड़क पर निकल आए। उस तरफ मेरी कार मौजूद है। जगोर ने एक तरफ गली की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम कार लेकर सिटी कमर्शियल स्टोर के सामने पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। मैं तुम्हारे लिए रकम का बंदोबस्त कर लूं, जॉन मैकेंजो ने कहा। ओ ठीक है जनाब, जगोर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो तेजी से गली की तरफ मुड़ गया, जबकि जॉन मैकेंजो तेज तेज कदम उठाता कमर्शियल स्टोर की तरफ बढ़ता चला गया। जब वो स्टोर के बरामदे में पहुंचा तो उसे एक सतून के साथ हार्बर का आदमी खड़ा नजर आ गया। एक बैग भी उसके साथ फर्श पर पड़ा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी टैक्सी के इंतजार में खड़ा हो। उसने नीले रंग की टाई बांध रखी थी और कोट के कॉलर पर फूल भी अटका रखा था। माचिस मिल सकती है? जॉन मैकेंजो ने उस आदमी के करीब जाकर बड़े संजीदा लहजे में पूछा, और जॉन मैकेंजो का फिक्रा सुनकर वो चौंक पड़ा। सॉरी, लाइटर है। उस आदमी ने गौर से जॉन मैकेंजो को देखते हुए जवाब दिया। लाइटर है तो फिर सोने का होना चाहिए। जॉन मैकेंजो ने अपना ही बताया हुआ कोड दोहराते हुए कहा। ठीक है, इस बैग में आपकी मतलूबा चीजें मौजूद हैं। उस आदमी ने मुतमिन अंदाज में बैग उठाकर जॉन मैकेंजो के हाथ में देते हुए कहा। हार्बर से मेरा शुक्रिया अदा कर देना, जॉन मैकेंजो ने मुस्कुराते हुए कहा और बैग उठाई तेजी से वापस मुड़ा। उसी लम्हे एक कार उसके करीब आकर रुकी और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जगोर ने हाथ बाहर निकाल कर लहराया तो जॉन मैकेंजो तेजी से कार की तरफ मुड़ा और फिर कार का दरवाजा खोलकर वो साथ वाली सीट पर बैठ गया। जगोर ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। रकम का बंदोबस्त हो गया है जनाब? जगोर ने कार को चलाते हुए बड़े इश्तियाकामेज लहजे में पूछा। हाँ, हो गया है। CIA के लिए रकम कोई मसला नहीं होती, जॉन मैकेंजो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जगोर ने बड़े मुदबाना अंदाज में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर मुसरत के आसार उभर आए थे। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गई और फिर वहां से एक छोटी सड़क पर घूमकर आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी दूर आगे जाकर सड़क खत्म हो गई और अब कार रेत पर दौड़ रही थी। दूर समंदर भी नजर आ रहा था। काफी देर तक रेत पर दौड़ने के बाद मछेरों की एक बस्ती के आसार नजर आने लग गए। ये जाबी गोट है जनाब, मछेरों की बस्ती, जगोर ने जॉन मैकेंजो से मुखातिब होकर कहा और जॉन मैकेंजो ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो बस्ती के किनारे पर बने हुए एक कच्चे से मकान के सामने जाकर रुक गई। मकान में से दो गुंडे टाइप आदमी निकलकर कार की तरफ आए। उनके कांधों पर मशीन गनें लटकी हुई थी। जगोर और जॉन मैकेंजो भी नीचे उतर आए। जॉन मैकेंजो ने बैग हाथ में पकड़ा हुआ था। लॉन्च अभी नहीं आई सोमार? जगोर ने एक मुसल्ला शख्स से मुखातिब होते हुए तहकमाना लहजे में पूछा। बॉस, लॉन्च घाट में तैयार खड़ी है, आप हुक्म करे तो अभी यहाँ पहुंच जाएगी, मुसल्ला शख्स ने मुदवाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। जल्दी मंगवाओ, जगोर ने सख्त लहजे में कहा और जॉन मैकेंजो को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो उस कच्चे मकान की तरफ बढ़ता चला गया। जॉन मैकेंजो भी बैग उठाए उसके पीछे चलता हुआ मकान में दाखिल हो गया। अब आप रकम मेरे हवाले कर दें जनाब, जगोर ने एक कमरे में रखी हुई कुर्सियों पर बैठते हुए कहा। रकम उस वक्त मिलेगी जब तुम पाकेशिया की समुद्री हदूद क्रॉस कर जाओगे, उससे पहले नहीं, जॉन मैकेंजो ने स्पाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि जगोर कुछ समझता, एक मुसल्ला आदमी जो सुमार के साथ मकान से बाहर आया था तेज तेज कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। बॉस, आपने लॉन्च जजीरे पर ले जानी थी, आने वाले ने कहा। हाँ, क्यों? जगोर ने पूछा। जॉन मैकेंजो भी चौंक पड़ा। बॉस, जजीरे पर से मछेरों ने एक आदमी को डूबते हुए बचाया है। बूढ़ा आदमी है, उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। मुझे अभी अभी इतला मिली है तो मैंने सोचा कहीं वो हमारा मतलूबा आदमी ही ना हो, आने वाले ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, यकीनन वही होगा, वहां रस्सियों से बंधा हुआ वही आदमी हो सकता है। मर गया है या जिंदा है? जॉन मैकेंजो ने एक झटके से खड़े होते हुए पूछा। जिंदा है जनाब, अगर मछेरे कुछ लम्हे देर से पहुंचते तब यकीनन मर जाता। वैसे अभी वो पूरी तरह होश में नहीं आया। बूढ़ा हकीम उसका इलाज कर रहा है।
آنے والے نے جواب دیا۔ اوہ کہاں ہے وہ؟ چلو مجھے لے چلو، جان مکینزو نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ بیٹھے، اسے یہی بلوا لیتے ہیں، اس بستی پر ہماری چودراہٹ ہے، جگور نے جان مکینزو سے کہا، اور پھر وہ آنے والے سے مخاطب ہو کر بولا، تم اس بوڑھے کو یہاں لے آؤ اور جو اسے بچا لایا ہے اسے بھی بلا لاؤ، جگور نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہت اچھا باس، چیکو نے جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ زندہ بھی بچ گیا اور یہاں بھی پہنچ گیا، ورنہ سارا مشن فیل ہو جاتا۔ جان مکینزو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، جگور نے جواب دیا، لیکن اس کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ لیکن اس مسکراہٹ کو جان مکینزو چیک نہ کر سکا کیونکہ اس کی تمام تر توجہ دروازے کی طرف ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چیکو سرداور کو کاندھے پر لادے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک بوڑھا سا آدمی تھا جس نے ہاتھ میں ایک میلا سا بیگ اٹھایا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ایک نوجوان مچھیرا تھا۔ ان دونوں نے اندر آتے ہی جگور کو انتہائی جھک کر سلام کیا۔ چیکو نے سرداور کو ایک طرف پڑی ہوئی بینچ پر لٹا دیا۔ سرداور بے ہوش تھے، لیکن ان کی جلد کی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ موت کے خطرے سے باہر آ چکے ہیں۔ بوڑھے، اس کی اب کیا حالت ہے؟ کیا اس کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جگور نے تھیلے والے بوڑھے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں مائے باپ، یہ اب بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے نیند والی بوٹی کھلا دی ہے، اب یہ کم از کم 2 روز سویا رہے گا، اس کے بعد جب یہ اٹھے گا تو بالکل تندرست ہوگا۔ مائی باپ، بوڑھے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ لو تم اپنا انعام، جگور نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر بوڑھے کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اور بوڑھے نے نوٹ اٹھا کر یوں سلام کرنا شروع کر دیا جیسے اسے 7 بادشاہوں کا خزانہ مل گیا ہو۔ اسے تم لے آئے تھے؟ جگور نے اب نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں مائی باپ، میں جزیرے سے پرے بھنور والے پانی میں گیا تھا، وہاں میں نے بڑے کیکڑے کے لیے جال ڈالا ہوا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، اس پر میں شکار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جزیرے کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے اوپر سے گرتے اور پھر ڈوبتے دیکھا تو مائی باپ اسے بچا لیا۔ نوجوان نے بھی انتہائی عاجزانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہارا انعام۔ جگور نے 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس نوجوان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ اس نوجوان مچھیرے نے نوٹ اٹھا کر بڑے عاجزانہ انداز میں سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں نوٹ دے کر بے حد چمک آ گئی تھی۔ اور سنو، اس آدمی کے یہاں آنے کے متعلق کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں پوری بستی کو آگ لگا دوں گا۔ جگور نے انتہائی کڑکدار لہجے میں بوڑھے اور نوجوان مچھیرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم سمجھتے ہیں مائی باپ، آپ بے فکر رہیں، ان دونوں نے جواب دیا، اور پھر جگور کے اشارے پر وہ سلام کرتے ہوئے تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے۔ چیکو سرداور کو بینچ پر لٹا کر ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ آپ نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے کہ یہی آپ کا مطلوبہ آدمی ہے جسے سرحد سے باہر منتقل کرنا ہے؟ جگور نے اس بار جان مکینزو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بالکل یہی ہے، جان مکینزو نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ جگور کوئی اور بات کرتا، مکان سے باہر ملنے والا مسلح آدمی جسے جگور نے سومار کے نام سے مخاطب کیا تھا اور جو لانچ لینے کے لیے باہر گیا تھا، اندر داخل ہوا۔ بوس، لانچ آ گئی ہے، سومار نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھہرو، ابھی لانچ کی ضرورت نہیں ہے، جگور نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور سومار خاموش کھڑا رہ گیا۔ دیکھیں جناب، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آدھی رقم آپ مشن شروع ہونے سے پہلے اور آدھی بعد میں دیں گے، جگور نے جان مکینزو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، دوں گا، میں کب اپنے وعدے سے مکر رہا ہوں، جان مکینزو نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میری تھوڑی تسلی کرا دیں کہ آپ کے پاس رقم ہے بھی صحیح یا نہیں، جگور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رقم اس بیگ میں موجود ہے، اطمینان رکھو، ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، جان مکینزو نے ساتھ رکھے ہوئے بیگ کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ سنو مسٹر، معاملہ میری توقع سے کہیں زیادہ اہم ہے، مجھے یہ آدمی انتہائی اہم لگ رہا ہے، اس لیے پہلا معاہدہ کینسل۔ اب میں 20 لاکھ روپے لوں گا، اور وہ بھی پہلے، ورنہ دوسری صورت میں یہ آدمی ہمارے پاس رہے گا، ہم یہاں کی حکومت سے سودا بازی کر لیں گے، جگور نے یک لخت بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو جگور، لالچ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، جو تم سے معاہدہ ہوا ہے اس پر قائم رہو، ورنہ اونچی چھلانگ مارنے کی صورت میں حالات پلٹ بھی سکتے ہیں، جان مکینزو نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف رینگنے لگا۔ ہاتھ جیب سے پرے رکھو ورنہ میں گولی چلا دوں گا، جگور نے انتہائی پھرتی سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، اور جان مکینزو نے ہاتھ پرے کر دیا، لیکن اس کا چہرہ سن ہو گیا تھا اور آنکھوں میں موجود سرخی اور گہری ہو گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا تھا۔ چیکو، اس کی تلاشی لو، اور سنو مسٹر، اگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو ڈھیر کر دوں گا، جگور نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور چیکو نے تیزی سے آگے بڑھ کر جان مکینزو کو پکڑ کر اٹھانا چاہا، مگر دوسرے لمحے وہ اچھل کر کلا بازی کھاتا ہوا جگور کے اوپر جا گرا۔ جان مکینزو عین اسی لمحے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سومار نے تیزی سے کندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتارنے کی کوشش کی، لیکن جان مکینزو بھوکے چیتے کی طرح اچھل کر اس سے جا ٹکرایا اور اسی لمحے فائر ہوا، لیکن گولی جان مکینزو کی بجائے اس کے قریب سے گزرتی ہوئی دیوار میں جا گری۔ یہ فائر جگور نے کیا تھا، لیکن اتنی دیر میں جان مکینزو
सुमार को पटखा कर उससे मशीन गन छीनने में कामयाब हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो सीधा होता, चीकू पूरी कुव्वत से उससे आ टकराया और मशीन गन उसके हाथ से भी निकलती चली गई। खबरदार, हाथ उठा दो। अचानक जेगोर ने रिवाल्वर की नाल जॉन मैकेंजो के सीने से लगा दी। जॉन मैकेंजो के संभलने के वक्फे में वो उसके करीब पहुंचने में कामयाब हो गया था और जॉन मैकेंजो ने दोनों हाथ उठा लिए, क्योंकि अब इसके सिवा और कोई चारा न था। बोलो, 20 लाख दे सकते हो या नहीं? जेगोर ने एक रख्त लहजे में कहा। अगर तुम बजिद हो तो ऐसे ही सही, लेकिन इसके लिए मुझे फोन करना पड़ेगा, जॉन मैकेंजो ने सर्द लहजे में कहा। फोन नहीं, अगर तुम अपने रुके पर मंगवा सकते हो तो बोलो, जेगोर ने एक रख्त लहजे में कहा। नहीं, रुके पर काम नहीं हो सकता, भारी रकम है, फोन तो करना ही पड़ेगा, जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम छुट्टी करो, जो रकम तुम ले आए हो हमारे लिए फिलहाल वही काफी है, बाकी हम उस आदमी के बदले हुकूमत से ले लेंगे, जेगोर ने बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सुनो जेगोर, अब भी वक्त है कि लालच ना करो। मैंने तुम्हारी अदम मौजूदगी में कई जगह फोन किया है और मेरे आदमियों को सब मालूम है। मुझे मारने के बाद तुम में से एक भी जिंदा नहीं बच सकता, जॉन मैकेंजो ने कहा। वो बात की बात है, जेगोर ऐसी बातों से नहीं डरा करता, और मुझे सीआईए की धौंस भी ना देना। इतना अहमक मैं नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि सीआईए मुझ जैसे आदमियों से काम नहीं लिया करती। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, जेगोर ने मुस्कुराते हुए कहा। सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताने का भी मौका ना मिले, जॉन मैकेंजो ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया। सोच लिया है, जाओ। सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताने का भी मौका ना मिले, जॉन मैकेंजो ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया। सोच लिया है, जाओ।